Namaste everyone and welcome back to Reinventing Studies. Today we are going to cover the second part of Rise of Nationalism in Europe, that is the first chapter of our class 10th. And कल हमने discuss किया था कि what is actually that painting that is on the first page, और आज हम discuss करेंगे फ्रांस की हिस्ट्री. फ्रांस की हिस्ट्री ज़्यादा टफ नहीं होनी चाहिए क्योंकि आप लोगों ने इसे पिछले साल भी पढ़ा है. तो अगर थोड़ा रिकैप से करें तो आपको याद होगा कि 1789 में फ्रांस वॉज अ मोनार्की. 1791 में इट टर्न इनटू अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की. 1793 में इट बिकेम अ रिपब्लिक. 1795 में इट बिकेम डायरेक्टरी रूल. एंड इन 1804 द डिक्टेटर नेपोलियन बोनापार्ट केम इनटू व्यू. 1815 में बैटल ऑफ वाटरलू हुई, जिसके बारे में मैंने आपसे पिछली क्लास में क्वेश्चन पूछा था. बैटल ऑफ वाटरलू हुई जिसके ख़त्म होने के बाद मोनार्की आ गई. मोनार्की के आने के बाद 1830 में फिर से कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की सेटल हुई. एंड देन इन 1845 फाइनली फ्रांस बिकेम अ रिपब्लिक. अगर आप 1789 से देखें तो फर्स्ट टिप आई वुड लाइक टू गिव यू सम टिप्स वाइल यू आर स्टडिंग. तो आप अपनी जो नोट्स कॉपी है उसमें एक पेज टिप्स का हेडिंग डाल देना, और उसमें मैं जो भी वीडियो में आपको टिप्स बताऊंगी वहाँ पे लिखते रहना. इट वुड बी रियली हेल्पफुल ड्यूरिंग योर पीरियोडिक टेस्ट. तो पहली टिप तो ये कि जब भी आप अपना आंसर लिखते हो, इफ़ यू राइट डेट्स देयर एंड जस्ट अंडरलाइन दोज डेट्स दैट यू आर राइटिंग, इट वुड बी रियली लाइक गिविंग अ गुड इम्प्रेशन ऑफ योर्स. क्योंकि डेट्स याद करने से टीचर को आपके मार्क्स पे फ़र्क पड़ता है, ये एक फैक्ट है, पर मार्क्स से ज़्यादा आपकी लर्निंग पे फ़र्क पड़ेगा. अगर आप डेट्स के साथ याद करोगे तो चाहे क्वेश्चन डेट में आ जाए, चाहे क्वेश्चन ये आ जाए कि what happened in 1789, when did the French Revolution start, right? अगर ये आ जाए तब भी आप उन क्वेश्चंस को आंसर करने में आपको हो जाएंगे वो आंसर, अगर आपने डेट्स के साथ याद किया है. और एक और फ़ायदा, डेट्स से आपको स्टोरी की तरह याद रहता है. ठीक है, अब मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ. मैंने इसमें एक चीज़ ऑब्जर्व की थी, यहाँ से लेके यहाँ तक, डोंट सी दिस 1804 एंड आफ्टर, यहाँ से लेके यहाँ तक इन डेट्स में 2-2 साल का फ़र्क है ना. इट्स अ ट्रिक. आई जस्ट रोट ऑल दीज डेट्स एंड व्हेन आई वाज रीडिंग आई सॉ दैट देयर इज़ अ डिफरेंस ऑफ 2 years. सो यू कैन रिमेंबर द डेट्स हियर दिस वे. 1804 को आप ऐसे याद रख लो कि 8 का हाफ 4 होता है, ऐसे याद रख लो 1804. फिर 1804 के बाद देखो 1815, 1830, 1845, 15 years गैप. तो डेट्स, उनका मकसद ये नहीं था कि वो 15-15 साल में या 2-2 साल में इसलिए करें ताकि बाद में जो बच्चे हिस्ट्री पढ़ेंगे उनके लिए ये थोड़ा इजी हो जाए. नो, इट्स जस्ट अ मियर कोइंसिडेंस. अगर आप चैप्टर को अंदर से पढ़ेंगे आपको डेट्स निकल के आएंगी. अगर आप उन डेट्स को ध्यान से पढ़ोगे तो आपको एक सीक्वेंस दिखेगा. ठीक है, आपको अपने आप सीक्वेंस दिखने लग जाएंगे इफ़ यू स्टडी हियर. फाइन. अब इसमें आपने यहाँ तक तो देख लिया, मैंने आपको एक रीकैप करा दिया कि आपने जब पिछले साल पढ़ा था तो आपने इस तरह से पढ़ा था फ्रेंच रेवोल्यूशन. इस साल आप ये चीज़ें पढ़ने वाले हैं. एंड आई लाइक टू राइट एवरीथिंग इन शॉर्ट हैंड. मैं जो भी चीज़ लिखती हूँ मुझे शॉर्ट हैंड में अपने नोट्स बनाना बहुत पसंद है. तो आप लोग भी इस ट्रिक को यूज़ कर सकते हो इन योर नोट्स, नॉट इन योर एग्ज़ाम्स. इन एग्ज़ाम्स राइट फुल वर्ड्स. तो शॉर्ट हैंड में मैंने यहाँ पे जो हैशटैग्स बना रखे हैं, इन हैशटैग्स का मतलब है दीज क्वेश्चंस आर इम्पॉर्टेंट, दीज टॉपिक्स आर इम्पॉर्टेंट. अब यहाँ देखो, फ्रांस में देयर वर सम रेवोल्यूशनरी आइडियाज़. जब कोई भी रेवोल्यूशन होता है तो वहाँ पे जो लोग होते हैं ना, उनमें एक अजीब सी एक भावना पैदा हो जाती है रेवोल्यूशन की. तो वो लोग अलग अलग आइडियाज़ लाते हैं, ठीक है, अपनी एकता दिखाने के लिए. तो रेवोल्यूशनरी आइडियाज़ में सबसे पहले आता है आपका, मैंने सारे पॉइंट्स देखो शॉर्ट हैंड में जॉट डाउन कर रखे हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इन डेट्स का स्क्रीनशॉट ले सकते हो. और क्योंकि ये चीज़ें आपकी आती हैं इन 5 मार्कर क्वेश्चंस, तो you can write it, you can remember it this way and write it in your own language that way, that I'll tell you in your answer writing. तो revolutionary ideas of La Pétre and Les Citoyens, it's written in French language. So La Pétre means the fatherland. We say our motherland, but they say their fatherland. And Les Citoyens means the citizen. They build a common flag. एक अपना झंडा बना लिया उन्होंने. हमेशा ऐसा ही होता है, वो स्वतंत्रता से पहले अपना झंडा बना लेते हैं और ख़ुद को रिप्रेजेंट करने के लिए, अपने देश को रिप्रेजेंट करने के लिए एक झंडा दिखाते हैं. हमारे देश में भी ऐसा ही हुआ था. देन दे मेड अ कॉमन लैंग्वेज फ्रेंच.
जितनी भी रीजनल डायलेक्ट्स थी, यहाँ पे लिखा है देयर नो रीजनल डायलेक्ट्स, तो जितने भी रीजनल डायलेक्ट्स थी उनको कहा जाता था कि इनको मत बोलो, जस्ट दे वर सीन एज अ डिसअप्रूवल। और एक कॉमन लैंग्वेज जो थी फ्रेंच, दैट वाज पब्लिश्ड एज अ वेरी गुड लैंग्वेज। देन इन्होंने यूनिफॉर्म सिस्टम लिया है, वेट्स का, करेंसी का, मेजर्स का, हर चीज़ का यूनिफॉर्म सिस्टम लिया है। इन्होंने हेम्स, ओथ्स और मार्चर्स कॉमरेड किए। इन्होंने अपने गीत बनाने शुरू कर दिए, देशभक्ति जैसे ओथ्स लेनी शुरू कर दी अपने आप ही, किसी और के राज के अंदर ओथ्स लेनी शुरू कर दी, उसको दिखाने के लिए कि हम तुम्हारे अंदर नहीं हैं, हम एक अलग सोसाइटी है, हम एक अलग कंट्री है, हम एक अलग देश हैं, ठीक है। यूनिफॉर्म सिस्टम लिया है, कस्टम ड्यूटीज़ हटा दी। कस्टम ड्यूटीज़ क्या होती हैं? एक जगह से दूसरी जगह जाने पे जो टैक्स लगता है, ठीक है, वो ड्यूटीज़ हटा दी। तो ये सारे रेवोल्यूशनरी आइडियाज़ थे जो फ्रेंच लोगों में इतने अंदर तक फैल गए कि ये पूरा फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ। ओके, नेक्स्ट इस चैप्टर की वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, द नेपोलियनिक कोड और द सिविल कोड ऑफ 1804। अगर आपसे क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ नेपोलियनिक कोड और व्हाट वाज नेपोलियनिक कोड और डिस्क्राइब द सिविल कोड ऑफ 1804, देन यू हैव टू आंसर दीज 5 और 6 पॉइंट्स। अब ये दोनों का मतलब सेम है, मतलब मेरे कहने का ये मतलब है। अब नेपोलियनिक कोड, ऑफ कोर्स नेपोलियनिक कोड को नेपोलियन ही लाया होगा, और सिविल कोड ऑफ 1804 तभी आया होगा जब 1804 में डिक्टेटर आया होगा, राइट। सो रिलेटेड दीज वेज। और नेपोलियनिक कोड में था क्या? नेपोलियनिक कोड वॉज एक्चुअली अ कोड और सेट ऑफ रूल्स दैट वॉज इस्टेब्लिश्ड बाय नेपोलियन बोनापार्ट एज ही वॉज अ डिक्टेटर। तो उसने क्या किया, उसने कुछ पॉजिटिव चीज़ें लिखी थी अपने उन रूल्स में, और कुछ बिटवीन द लाइन्स देयर वाज सम नेगेटिव थिंग्स। ओके, अब क्या हुआ, उसने पॉजिटिव चीज़ें क्या लिखी? नेपोलियन ने कहा कि अब जितना भी आपकी टैक्सेस लगते थे, क्योंकि आपने पढ़ा होगा पिछले साल फ्रेंच रेवोल्यूशन में देयर वर 3 एस्टेट्स, क्लर्जी, नोबिलिटी एंड द थर्ड एस्टेट। तो हर टैक्स जो भरती थी वो थर्ड एस्टेट भरती थी, तो उसने वो हटा दिया। अब कोई भी प्रिविलेजेस बाय बर्थ नहीं मिलेंगे, कोई भी टैक्स नहीं लगेगा एक्सटर्नल इस तरह का, फ्यूडल टैक्सेस, और राइट टू प्रॉपर्टी दे दिया। यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट्स एंड मेजर्स ले आया, वो उसने क्या कहते हैं, ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन सिस्टम्स बहुत अच्छे कर दिए। तो उसने ये सब पॉजिटिव काम किए। इसमें और भी हैं, मैं आई विल पुट इट इन द डिस्क्रिप्शन, ओके, सो यू कैन सी फ्रॉम देयर इन द फ्लो चार्ट फॉर्म, सो यू कैन रिमेंबर इट लाइक दैट। और इसी में कुछ नेगेटिव चीज़ें भी थी। नेगेटिव चीज़ें क्या थी? उसने फोर्स रिक्रूटमेंट किया लोगों का। फोर्स रिक्रूटमेंट मतलब ज़बरदस्ती, मतलब ऐसा कहना कि 21 साल के जितने भी लोग हैं वो सब आर्मी में जाएंगे। 21 से 25 साल के बीच में जितने भी कह सकते हैं फीमेल्स या मेल्स हैं वो सब आर्मी में आएंगे। तो उसने इस तरह से फोर्स रिक्रूटमेंट करना शुरू कर दिया कि आप अपने पसंद का ऑक्यूपेशन नहीं ले सकते, आपको ये करना ही करना है। ये एक नेगेटिव चीज़ थी। दूसरी, उसने टैक्सेशन बहुत बढ़ा दिया, क्योंकि जब वो फोर्स रिक्रूटमेंट करता था तो सब लोगों को आना पड़ता है। आर्मी बड़ी है तो आर्मी को खिलाने पिलाने के लिए भी टैक्स ज़्यादा चाहिए, तो उसने टैक्स भी बढ़ा दिया। अब टैक्स भी बढ़ा दिया, आदमी भी बढ़ा दिए, और तो फिर क्या हुआ, इसमें स्लेवरी भी बढ़ा दी। उसने क्या किया, स्लेवरी जो फ्रेंच रेवोल्यूशन में बीच में बंद हो गई थी वो नेपोलियन फिर से ले आया। नेपोलियन अगेन बॉट स्लेवरी इन बिटवीन, स्लेवरी ले आया, उसने स्लेवरी को रीइंट्रोड्यूस किया। और सबसे बुरी बात जो नेपोलियन में थी, ही वॉज लाइक हिटलर, ही हैड अ आइडियोलॉजी लाइक दैट ऑफ हिटलर। वो भी पूरे यूरोप पे राज करना चाहता था। हिटलर क्या चाहता था? हिटलर वांटेड टू बिकम द रूलर ऑफ होल ऑफ यूरोप, इवन रशिया। वो इन सबको कॉन्कर करके इनका राजा बनना चाहता था। क्या तो फिर इसमें और नेपोलियन में फ़र्क क्या था? दोनों यही तो चाहते थे। तो दिस वॉज द एक्चुअल आइडियोलॉजी सिमिलैरिटी बिटवीन नेपोलियन एंड हिटलर, एंड हिटलर वॉज नॉट अ गुड पर्सन, नीदर वॉज नेपोलियन। सो जब पॉजिटिव चीज़ें लोगों ने देखनी शुरू की तब लोगों ने कहा हाँ भाई ये तो बड़ा अच्छा चीज़ कर रहा है, ये तो बड़ी अच्छे काम कर रहा है। तो दे स्टार्टेड सीइंग हिम एज अ हार्बिंजर ऑफ लिबर्टी। ये जो शब्द है ना, हार्बिंजर ऑफ लिबर्टी, दिस नीड्स टू बी मेंशन्ड इन योर आंसर, बिकॉज ये शब्द बहुत बड़ा इम्पैक्ट करेगा आपके आंसर में। हार्बिंजर ऑफ लिबर्टी मतलब मसीहा। हार्बिंजर का मतलब होता है मसीहा। आपके लिए कोई मसीहा आया जिसने आपको आज़ादी दे दी। ये लोग उसके बारे में ऐसा सोचने लग गए।
तो नेपोलियन जहाँ भी जिस भी देश में जाके जीतता था, जिसको भी पहले वो लड़ता था, जब वो जीत जाता था तो वहाँ के लोग सोचते थे कि चलो भाई हमारे पास हार्बिंजर आ गया, हमारे पास लिबर्टी का हार्बिंजर आ गया। पर जब उनको पता चलता था कि ये लोग ऐसे काम कर रहे हैं, फोर्स रिक्रूटमेंट कर रहे हैं, तब उन्हें अपनी गलती का एहसास होता था एंड तब तक बहुत देर हो चुकी थी। तो ऐसे ही नेपोलियन ने काम किए थे और इसके बाद जब फ्रांस में 1815 में बैटल ऑफ वाटरलू में फाइनली नेपोलियन हारा, तब उस आदमी पे, नेपोलियन पे काफ़ी सारी उन्होंने उल्लंघन कर दिए कि इसने बॉर्डर्स को छीनने की कोशिश की, इसने तो दूसरे देशों पे हमला करने की कोशिश की, इसीलिए उसको हटा दिया। नेपोलियन को हटा ही दिया कि अब नेपोलियन रूल नहीं करेगा फ्रांस पे। अब कौन रूल करेगा फ्रांस पे? फ्रांस में वो लोग रूल करेंगे जो हमेशा से रूल करते आए। मतलब फ्रेंच लोगों के साथ कितना बुरा हुआ ना कि उन लोगों ने इतने सालों तक लड़के, वो इतनी मुश्किल से पहले तो डायरेक्टरी रूल में आए, उसके बाद फिर नेपोलियन आ गया, डिक्टेटरशिप। उनका मेन मकसद तो डेमोक्रेसी था ना। अब वो लोग इतनी मुश्किल से यहाँ तक पहुँचे और इन लोगों ने दोबारा से मोनार्की इस्टेब्लिश कर दी। इन लोगों ने इसी फैमिली को जो पहले 1789 में राज करती थी, उसे ही वो लोग दोबारा से 1815 में ले आए, द बॉर्बन डायनेस्टी। बॉर्बन डायनेस्टी अब 1815 में वहाँ पे राज करती चली गई। उसके बाद ये लोग लड़े झगड़े, फिर 15-15 साल 30 साल बाद 1845 में फाइनली जब ये लोग एक रिपब्लिक बने, तब जाके ये सब फ्रेंच रेवोल्यूशन ख़त्म हुआ है। सो दिस इज़ अ वेरी लॉन्ग प्रोसीजर एंड फ्रेंच रेवोल्यूशन वॉज वेरी इंटरेस्टिंग, इंडीड वेरी इंटरेस्टिंग। और इससे ये 2 क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट आते हैं। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो and if you like the video then please do comment, subscribe and do not forget to answer this question that where was the battle of Waterloo held, कौन सी जगह हुआ था, ठीक है? This is your today's question and share it with your friends. Stay safe, stay healthy and do not forget to love yourself. Namaste.